दोस्तों, इंसान का पूरा शरीर चाहे कितना भी सुंदर और स्वस्थ क्यों ना हो, मक्खी हमेशा वहीं बैठती है जहां घाव होता है। जलनखोर रिश्तेदार भी उसी मक्खी की तरह होते हैं। आप चाहे लाखों रुपए कमा लो, बड़ा घर बना लो, माँ बाप की सेवा कर लो, उनकी नजर आपकी अच्छाइयों पर कभी नहीं जाएगी। वह हमेशा आपके उस एक घाव, उस एक कमी पर जाकर बैठेंगे जो आपको सबसे ज्यादा दर्द देती है। आज मैं आपको चाणक्य नीति और मॉडर्न साइकोलॉजी के वे 7 मनोवैज्ञानिक हथियार देने जा रहा हूं जिनसे आप इन रिश्तेदारों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देंगे। यह कड़वा सच है कि इंसान को बाहर के दुश्मन कभी नहीं हरा सकते। बाहर का दुश्मन सिर्फ आपके शरीर पर वार कर सकता है, लेकिन घर का भेदी, वह रिश्तेदार जो आपसे जलता है, सीधा आपकी आत्मा पर वार करता है। जलन, जिसे हम ईर्ष्या कहते हैं, यह कोई साधारण भावना नहीं है। मनोविज्ञान कहता है कि जलन एक मानसिक कैंसर है। जब आपका कोई चचेरा भाई, कोई मामा, कोई बुआ या कोई भी करीबी रिश्तेदार आपकी तरक्की देखता है, तो उसे आपकी खुशी से दिक्कत नहीं होती। उसे दिक्कत इस बात से होती है कि मैं वहीं का वहीं रह गया और यह मुझसे आगे कैसे निकल गया। आपकी नई गाड़ी, आपकी नौकरी, आपके बच्चों के अच्छे नंबर, यह सब उनके लिए उनकी खुद की नाकामी का आईना बन जाते हैं। और जब इंसान को अपनी नाकामी बर्दाश्त नहीं होती, तो वह आपको नीचे गिराने की कोशिश करता है। आज मैं आपको चाणक्य नीति और मॉडर्न साइकोलॉजी का वह मिश्रण देने जा रहा हूं जिसे अगर आपने समझ लिया तो वे रिश्तेदार जल जल कर खाक हो जाएंगे, लेकिन आपका बाल भी बांका नहीं होगा। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि पहला मनोवैज्ञानिक हथियार ही उनकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। पहला मनोवैज्ञानिक हथियार प्रतिक्रिया का अभाव, यानी द पावर ऑफ जीरो रिएक्शन। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वह यह है कि हम रिएक्ट करते हैं, हम जवाब देते हैं। मान लीजिए शादी का माहौल है, सब खुश हैं। तभी एक रिश्तेदार आता है और सबके सामने जोर से कहता है, अरे बेटा, सुना है तुम्हारी नौकरी छूट गई, अब क्या करोगे? या फिर कहता है, अरे तुम्हारी उम्र तो निकलती जा रही है, शादी क्यों नहीं हो रही, कोई कमी है क्या? उस वक्त आपके अंदर खून खौलता है। आपका मन करता है कि उसे वहीं करारा जवाब दे दें। आप बहस करने लगते हैं, सफाई देने लगते हैं। आप कहते हैं, नहीं काका जी, नौकरी छूटी नहीं है, मैंने खुद छोड़ी है बेहतर मौके के लिए। और यहीं आप हार गए। जी हां, आप हार गए। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान कहता है कि एक जलनखोर इंसान एनर्जी वैम्पायर होता है। उसे आपकी सफाई नहीं चाहिए, उसे आपकी तिलमिलाहट चाहिए। उसे वह दर्द आपके चेहरे पर देखना होता है। जब आप गुस्सा होते हैं, बहस करते हैं, तो उसे एक अजीब सा सुकून मिलता है कि चलो, मैंने इसे परेशान कर दिया, मेरा तीर निशाने पर लग गया। चाणक्य कहते थे, अगर कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ तुम्हारे ही कपड़ों पर आएगा। ऐसे लोगों से बहस करना मतलब कीचड़ में पत्थर फेंकना है। तो करना क्या है? आपको इस्तेमाल करना है जीरो रिएक्शन तकनीक। अगली बार जब कोई रिश्तेदार आपको ताना मारे, आपकी कमजोरी पर वार करे, तो उसे जवाब मत दो, गुस्सा मत करो। बस उसकी आंखों में देखो, एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान दो और वहां से ऐसे हट जाओ जैसे उसने कुछ बोला ही नहीं, जैसे वहां कोई कुत्ता भौंका हो और आप आगे बढ़ गए। सोचिए, अगर आप दीवार पर गेंद मारेंगे तो वह वापस आएगी, लेकिन अगर आप हवा में गेंद मारेंगे तो वह वापस नहीं आएगी। आपको दीवार नहीं, हवा बनना है। जब आप जवाब नहीं देते, जब आप उनकी कड़वी बातों पर मुस्कुराकर हम या अच्छा कहकर अपनी चाय पीने लगते हैं, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। वे कंफ्यूज हो जाते हैं। वे सोचेंगे, अरे इसे बुरा क्यों नहीं लगा? क्या मेरी बात में दम नहीं था? या यह मुझसे इतना ऊपर उठ चुका है कि मेरी बातें इसे सुनाई ही नहीं देती? आपकी खामोशी उनकी सबसे बड़ी सजा बन जाएगी। वे घर जाकर पूरी रात नहीं सो पाएंगे। वे खुद से लड़ेंगे कि मैंने उसकी बेइज्जती की, फिर भी वह शांत कैसे था। याद रखिए, जो इंसान अपनी भावनाओं को काबू में रख सकता है, वह दुनिया को काबू में रख सकता है। जब तक आप उनके रिमोट कंट्रोल से चलते रहेंगे, उन्होंने बटन दबाया और आप गुस्सा हो गए, तब तक आप गुलाम हैं। जिस दिन आपने रिमोट अपने हाथ में ले लिया, उसी दिन से उनकी हार शुरू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, खामोशी तो सिर्फ एक ढाल है, यह आपको बचाती है,
पर क्या आप जानते हैं कि एक तरीका ऐसा भी है जिससे आप बिना कुछ बोले उनके दिमाग में भ्रम पैदा कर सकते हैं? एक ऐसा तरीका जिससे वे यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप असल में कर क्या रहे हैं। अगर आप सिर्फ चुप रहेंगे तो वे दोबारा हमला करेंगे, लेकिन अगर आपने यह दूसरा तरीका अपना लिया तो वे आपके बारे में सोच सोच कर पागल हो जाएंगे। दूसरा मनोवैज्ञानिक हथियार, धुंध की रणनीति, द स्ट्रेटजी ऑफ फॉग। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा था, अपने शत्रु को कभी यह मत पता चलने दो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम्हारी जेब में क्या है। जलनखोर रिश्तेदार जासूस होते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। वे आपसे और बेटा क्या चल रहा है इसलिए नहीं पूछते क्योंकि उन्हें आपकी परवाह है। वे इसलिए पूछते हैं ताकि वे डाटा इकट्ठा कर सकें। वे जानना चाहते हैं कि आपकी कमाई कितनी है, आपकी पत्नी से लड़ाई हुई या नहीं, आपके बच्चे किस स्कूल में हैं। और हम बेवकूफों की तरह भावुक होकर अपना पूरा बायोडाटा उनके सामने खोल देते हैं। अरे मामा जी, अभी तो बिजनेस में 5 लाख का घाटा हो गया है। या चाची जी, मेरी सास मुझे बहुत परेशान करती है। बस आपने उन्हें बारूद दे दिया, अब वे इसी बारूद से आपके खिलाफ धमाका करेंगे। तो दूसरा हथियार है धुंध बन जाओ। धुंध को कोई पकड़ नहीं सकता। धुंध में कुछ साफ दिखाई नहीं देता। जब भी जलनखोर रिश्तेदार आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछें तो गोलमोल जवाब देना सीखो। अगर वे पूछें, बेटा कमाई कितनी हो जाती है, तो यह मत बताओ कि 50,000 या 1 लाख, बल्कि कहो, बस काका जी भगवान की कृपा है, दाल रोटी चल रही है, आप लोगों का आशीर्वाद है। अगर वे पूछें, आगे का क्या प्लान है, तो कहो, बस अभी तो देख रहे हैं, समय बताएगा। इसे मनोविज्ञान में ग्रे रॉक मेथड कहते हैं, यानी एक पत्थर की तरह बन जाओ, बोरिंग और बेजान। उन्हें कोई मसाला मत दो। जब उन्हें आपकी जिंदगी से कोई खबर, कोई ड्रामा, कोई मसालेदार बात नहीं मिलेगी तो उनकी दिलचस्पी आप में खत्म हो जाएगी। वे किसी और शिकार को ढूंढने निकल जाएंगे। याद रखना, आपकी जानकारी ही उनकी ताकत है। जिस दिन आपने जानकारी देना बंद कर दिया, उस दिन वे निहत्थे हो जाएंगे। खुद को एक बंद किताब बना लो। वे कवर पेज देख सकते हैं, लेकिन अंदर के पन्ने पढ़ने की इजाजत सिर्फ उन लोगों को होनी चाहिए जो वाकई में आपके शुभचिंतक हैं। लेकिन रुकिए, अभी तो असली खेल शुरू हुआ है। खामोशी और धुंध तो ठीक है, लेकिन क्या होगा जब वे सीधे आपकी इज्जत पर हाथ डालेंगे? क्या होगा जब वे भरी महफिल में आपको नीचा दिखाने के लिए आपकी किसी पुरानी गलती को उछालेंगे? तब आप चुप नहीं रह सकते। तब आपको एक ऐसा दांव खेलना होगा जो सांप के मुंह से झर की थैली ही निकाल ले। अगला तरीका इतना खतरनाक और इतना प्रभावी है कि सामने वाला रिश्तेदार शर्म से पानी पानी हो जाएगा, और वह भी बिना आपके एक अपशब्द बोले। क्या आप उस जादुई आईने के बारे में जानने के लिए तैयार हैं जो उनकी बदसूरती उन्हीं को दिखा देगा? तीसरा मनोवैज्ञानिक हथियार, सहमति का वार, द आर्ट ऑफ एग्रीइंग। जी हां, वही जादुई आईना है, सहमति का वार। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह मनोविज्ञान का सबसे घातक दांव है। जापानी मार्शल आर्ट्स में एक तकनीक होती है जिसे आइकिडो कहते हैं। इसमें जब दुश्मन आप पर हमला करता है तो आप उसे रोकते नहीं हैं, बल्कि उसकी ताकत का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करते हैं। ठीक यही काम आपको अपने जलनखोर रिश्तेदारों के साथ करना है। अक्सर रिश्तेदार हमें नीचा दिखाने के लिए हमारी कमियों पर हमला करते हैं। अरे तुम्हारा वजन कितना बढ़ गया है, या अरे तुम तो बहुत सांवले हो गए हो, या तुमसे यह परीक्षा पास नहीं होगी। वे उम्मीद करते हैं कि आप बुरा मानेंगे, आप बचाव करेंगे, आप कहेंगे नहीं मैं तो जिम जा रहा हूं, या मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आपको यह नहीं करना है, आपको उनकी बात से सहमत हो जाना है। अगली बार अगर कोई कहे तुमसे नहीं हो पाएगा, तो मुस्कुराकर कहिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मामा जी, मुझे भी कभी कभी लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आपकी पारखी नजर कमाल की है। सोचिए क्या हुआ, आपने उनसे लड़ने की बजाय उनके हाथ से हथियार ही छीन लिया। वो रस्सी खींच रहे थे और आपने रस्सी छोड़ दी तो वो धड़ाम से गिरेंगे। जब आप अपनी कमी स्वीकार कर लेते हैं, चाहे सच में हो या झूठ में, तो उनके पास वार करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। वो आपको नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन आपने खुद ही झुककर उनका वार खाली कर दिया। यह उन्हें मानसिक रूप से निःशस्त्र कर देता है।
वे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब मैं क्या बोलूं, इसने तो मान ही लिया, और वहीं उनका खेल खत्म। चाणक्य कहते थे कि शक्तिशाली शत्रु को विनय से और दुष्ट को उसकी ही बात मानकर मूर्ख बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी सहमति काफी नहीं होती। कुछ रिश्तेदार इतने जहरीले होते हैं कि वे सहमति को भी आपकी हार मान लेते हैं। ऐसे में आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा। आपको उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाना होगा जहां वे तड़पते रहें लेकिन बाहर ना निकल सकें। यह जाल है अत्यधिक विनम्रता का जाल। चौथा मनोवैज्ञानिक हथियार, अत्यधिक विनम्रता, किल देम विद काइंडनेस। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि अगर कोई झर दे तो उसे इतनी मिठाई खिलाओ कि उसे खुद पर शर्म आ जाए, या कम से कम देखने वालों की नजर में वह विलेन बन जाए। इसे अंग्रेजी में कहते हैं किल देम विद काइंडनेस। मान लीजिए एक पारिवारिक समारोह है, वहां 100 लोग हैं। आपका जलनखोर रिश्तेदार सबके सामने आपको ताना मारता है, और बेटा कब तक पिताजी के पैसों पर ऐश करोगे। अब यहां आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, गुस्सा करो और तमाशा बनाओ। दूसरा, विनम्रता का बम फोड़ो। आप हाथ जोड़कर पूरी विनम्रता से चेहरे पर एक शांत मुस्कान लाकर कहिए, चाचा जी, आप ही तो हैं जो मेरी इतनी चिंता करते हैं। आजकल कौन किसी के बारे में इतना सोचता है। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे आप जैसा मार्गदर्शक मिला। आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनते ही वहां मौजूद बाकी लोग सोचेंगे, कितना संस्कारी लड़का है, और चाचा जी कितने बदतमीज हैं जो इसे ताना मार रहे हैं। आपने एक तीर से 2 शिकार किए। पहला, आपने अपना सम्मान बढ़ा लिया। दूसरा, आपने उस रिश्तेदार को समाज की नजर में खलनायक बना दिया। अब अगर वह दोबारा कुछ बोलेंगे तो वे बुरे लगेंगे, आप नहीं। यह मनोविज्ञान है। जब आप नफरत के बदले प्यार या प्यार का नाटक दिखाते हैं तो सामने वाले के दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। उसका दिमाग यह समझ नहीं पाता कि मैंने तो इसे कांटे चुभाए थे, ये मुझे फूल क्यों दे रहा है। यह उलझन उसे अंदर ही अंदर खा जाएगी। वह अपनी ही नेगेटिविटी में जलता रहेगा और आप वहां से विजेता बनकर निकलेंगे। याद रखिए, कीचड़ से लड़ने के लिए कीचड़ में उतरने की जरूरत नहीं है। बस ऊपर से इतना साफ पानी डाल दो कि कीचड़ बह जाए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह विनम्रता सिर्फ एक मुखौटा है, एक ढाल है। असली युद्ध तो आपके जीवन में चल रहा है, और इस युद्ध को जीतने का सबसे पक्का तरीका वह है जो दुनिया के हर ताले को खोल सकता है, हर जुबान को बंद कर सकता है। अगर आपने यह 5वां तरीका अपना लिया तो आपको कभी किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी जगह कोई और बोलेगा और उसकी आवाज इतनी तेज होगी कि पूरी दुनिया सुनेगी। 5वां मनोवैज्ञानिक हथियार, सफलता का शोर, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। शेर जब शिकार करता है तो वह दहाड़ता नहीं है, वह दबे पांव चलता है पूरी खामोशी से, और जब शिकार हो जाता है तो जंगल में सन्नाटा छा जाता है। जलनखोर रिश्तेदारों के लिए सबसे बड़ा तमाचा आपके शब्द नहीं, आपकी सफलता है। हम गलती क्या करते हैं? हम अनाउंसमेंट करते हैं, हम माइक लेकर चिल्लाते हैं, मैं यह करने वाला हूं, मैं वह बनने वाला हूं। चाणक्य ने साफ कहा था, मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत। यानी मन में सोचे हुए काम को तब तक जुबान पर मत लाओ जब तक वह पूरा ना हो जाए। जब आप अपने प्लान रिश्तेदारों को बताते हैं तो आप उन्हें मौका देते हैं नजर लगाने का, टांग अड़ाने का और आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का। वे कहेंगे, अरे इसमें बहुत रिस्क है, शर्मा जी का बेटा डूब गया था इसमें, और धीरे धीरे आप भी डर जाएंगे। इसलिए अपनी जुबान पर ताला लगा लो और अपने हाथों को काम पर लगा दो। गायब हो जाओ। जी हां, गायब हो जाओ। 6 महीने, 1 साल, 2 साल के लिए अपनी सोशल लाइफ कम कर दो। उन्हें लगने दो कि आप कुछ नहीं कर रहे। उन्हें खुश होने दो कि अरे ये तो बर्बाद हो गया। और उस अंधेरे में, उस खामोशी में अपनी मेहनत की आग जलाओ। और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन आपकी सफलता सामने आएगी, उस दिन आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी नई गाड़ी का हॉर्न, आपके नए घर का गृह प्रवेश या आपकी प्रमोशन की खबर, यह सब उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह जाएगी। उस वक्त उनके चेहरे देखने लायक होंगे। उनकी वह झूठी मुस्कान, उनके वे दबे हुए आंसू, वही आपकी असली जीत होगी। याद रखना, बदला लेने का सबसे बेहतरीन तरीका है
खुद को उनसे इतना ऊपर ले जाना कि उनकी आवाज आप तक पहुंच ही न सके। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी रुककर कुत्तों को समझाता नहीं है, वह बस चलता रहता है। आपको भी हाथी बनना है। अपनी मस्ती में, अपनी चाल में चलते रहो। उनकी जलन उनकी समस्या है, आपकी नहीं। लेकिन दोस्तों, सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसमें वक्त लगता है। और इस सफर के दौरान आपको एक और मनोवैज्ञानिक तकनीक की जरूरत पड़ेगी। यह तकनीक आपकी कीमत बढ़ा देगी। अक्सर हम इन रिश्तेदारों के लिए बहुत आसानी से उपलब्ध रहते हैं। उन्होंने बुलाया और हम पहुंच गए, उन्होंने फोन किया और हमने उठा लिया। यहीं हम अपनी इज्जत गंवा देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वे आपकी कद्र करें, अगर आप चाहते हैं कि वे आपसे थोड़ा डरें, तो आपको दुर्लभ बनना होगा। अगला, छठा तरीका आपको यही सिखाएगा कि कैसे अपनी उपलब्धता को कम करके आप अपनी इज्जत को आसमान तक पहुंचा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि हीरा कोयले से ज्यादा महंगा क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हीरा कम मिलता है और कोयला हर जगह मिल जाता है। अब बारी है आपको हीरा बनने की। छठा मनोवैज्ञानिक हथियार, दूरी और अनुपलब्धता का नियम, द स्कार्सिटी प्रिंसिपल। हीरे की कीमत इसलिए है क्योंकि वह कम मिलता है, और हवा की कीमत इसलिए नहीं समझी जाती क्योंकि वह हर वक्त मिलती है। यही इंसान का भी सच है। हम गलती क्या करते हैं? जलनखोर रिश्तेदारों के एक फोन पर दौड़े चले जाते हैं। वे हमें बुलाते हैं, हम काम छोड़कर पहुंच जाते हैं। वे हमें ताने मारते हैं और हम फिर भी वहीं बैठे रहते हैं। मनोविज्ञान में इसे स्कार्सिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जो चीज आसानी से नहीं मिलती, लोग उसकी कद्र करते हैं, और जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है, लोग उसे सस्ता समझने लगते हैं। आज से अपनी उपलब्धता कम कर दो। थोड़ा गायब हो जाओ। जब वे बुलाएं तो कहो, माफ करना चाचा जी, बहुत जरूरी काम है, अभी नहीं आ सकता। जब उनका फोन आए तो तुरंत मत उठाओ। थोड़ी देर बाद मैसेज करो, अभी व्यस्त हूं, बाद में बात करूंगा। उन्हें महसूस होने दो कि आपका समय कीमती है। उन्हें यह संदेश दो कि आपकी जिंदगी में उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं। जब आप अपनी उपलब्धता कम करते हैं तो उनकी जलन, उनका गुस्सा सब धरा का धरा रह जाता है। वे सोचेंगे, अरे यह तो हाथ ही नहीं आ रहा, इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता। और यही उनकी सबसे बड़ी हार है। चाणक्य कहते थे कि अति परिचय से अवज्ञा होती है, यानी ज्यादा मेलजोल से इज्जत कम हो जाती है। मलयागिरी के चंदन के पेड़ों पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। आपको भी चंदन बनना है, लेकिन सांपों से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी है। अपनी सीमाओं को लोहे की दीवार बना लो। उन्हें पता होना चाहिए कि किस लाइन के आगे वे नहीं आ सकते, और जिस दिन वे उस लाइन को पार करें, उसी दिन दरवाजा बंद कर दो, हमेशा के लिए। लेकिन दोस्तों, कभी कभी दूरी काफी नहीं होती। कुछ रिश्तेदार इतने डीठ होते हैं कि वे दीवार फांद कर भी आ जाते हैं। वे आपके शांत स्वभाव को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। ऐसे में आपको आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करना होगा। यह हथियार है आईना दिखाना। सातवां मनोवैज्ञानिक हथियार, दर्पण तकनीक, द मिरर इफेक्ट। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कभी कभी आपको न्यूटन बनना पड़ता है। अगर कोई रिश्तेदार हद पार कर दे, अगर वह आपकी बर्दाश्त की सीमा तोड़ दे, तो आपको वही करना है जो वह कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही शालीनता से। इसे मिररिंग कहते हैं। जैसा वह व्यवहार करें, वैसा ही व्यवहार आप भी करो। अगर वह ताना मारे, अरे बेटा तुम्हारी नौकरी तो बहुत छोटी है, तो आप भी मुस्कुराकर कहिए, हाँ चाचा जी छोटी है, लेकिन कम से कम मुझे रात को सुकून की नींद तो आती है। वैसे आपके बेटे का बड़ा बिजनेस कैसा चल रहा है? सुना है काफी तनाव में है। अगर वह आपकी शक्ल सूरत पर कमेंट करें, अरे तुम तो बहुत मोटे हो गए हो, तो आप कहिए, हाँ बुआ जी थोड़ा हो गया हूं। वैसे आजकल आप भी अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख रही, चेहरे पर काफी झुर्रियां आ गई हैं। उम्र का तकाजा है शायद। ध्यान रहे, आपको बदतमीजी नहीं करनी है, आपको सिर्फ सच बोलना है, वही कड़वा सच जो वे आपको सुनाते हैं। जब आप उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देते हैं तो उन्हें झटका लगता है। वे समझ जाते हैं कि यह अब वह पुराना वाला नहीं रहा जो चुपचाप सब सुन लेगा, यह जवाब देना जानता है। चाणक्य ने कहा था, शठम शाठ्यम समाचरेत, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार ही उचित है।
अगर कुत्ता काटे तो उसे काटना नहीं चाहिए, लेकिन उसे डंडा दिखाना जरूरी है ताकि वह दोबारा न काटे। यह मिररिंग तकनीक वही डंडा है। ये 7 तरीके, प्रतिक्रिया न देना, धुंध बनना, सहमति जताना, विनम्रता का जाल, सफलता का शोर, दूरी बनाना और दर्पण दिखाना, यही वे हथियार हैं जो आपको हर तरह के जलनखोर रिश्तेदार से बचाएंगे।